हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेट के और इजी भी है। हालांकि दिखने में आपको ऐसा हो सकता है कि यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, पर ये बिलीव मी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही में इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम उल्टा अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और ये सारी चीज़ें और आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अब मैं सीधा क्वेश्चन पे जा रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू उस थियरी को बताने की कोशिश करूँगा जितनी रिक्वायर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो गेट के लिए एटलीस्ट दैट इज़ इनफ। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेसिकली, इफ़ आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यहाँ पे V1 वोल्टेज के अक्रॉस में, राइट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द V1 वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर, यानी ये रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे? देखिए, देखने से थोड़ा सा टफ लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए जो बहुत एक्वेंटेड नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। तो देखने के एक बार फिर लगता है कि अरे डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये सब चीज़ें हैं और ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट बिलीव मी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में के लिए दो चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, दो बेसिक चीज़, कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो दो बेसिक चीज़ सबसे पहले ट्राई कीजिए। अगर वो लग जाता है तो आपका क्वेश्चन वैसे ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वन इज़ KCL एंड अनदर इज़ KVL, KCL, राइट। ये दो चीज़ों का बेसिक यूज़ लगता है, राइट। इफ़ यू यूज़ दिस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो थेवेनिन एंड नॉर्टन। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये सबसे पहले आना चाहिए। समझ रहे हो कि इस डायरेक्शन में सोचना है। तो मैं आपको साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिखे ना, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि KVL KCL। ओम्स लॉ दिमाग में डेफिनेटली नहीं आना चाहिए क्योंकि ओम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें आनी चाहिए, पहली बात। तो आप बोलोगे सर KCL KVL पढ़ा है, नॉर्टन थेवेनिन पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या KCL लगा सकते हैं, कुछ फ़ायदा होगा KCL लगाने के लिए। तो जब यहाँ पे आप सोचोगे कि चलो KCL लगाना है और आप ये पॉइंट सोचोगे तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लगता है कि आपने यहाँ पे दिस वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज कुछ आपने V2 ले लिया और ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो शायद यहाँ पे KCL एप्लीकेबल इतना नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जब आप लूप बनाओगे, अच्छा मतलब लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट द नोड। इस नोड पे ये करंट तो आपको पता है कि ये करंट I1 है, सपोज ये I है। ठीक है, और ये वोल्टेज आप V2 ले लोगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में KVL लगाएंगे। बहुत सिंपल लग रहा है ना कि अगर ये लूप में मैंने KVL लगा लिया, ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान सी हो जाएंगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं आप सीधा आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ उसके सॉल्यूशन पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे वो जो मैंने यहाँ पे सर्कल आपको ड्रॉ किया था, यानी क्या किया आपने 75 प्लस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो आप इसको दो तरीका होता है कि एक, जब लोअर पोटेंशियल से माइनस से पॉजिटिव में आप जा रहे हो, माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हो तो आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो सपोज, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो उसको नेगेटिव ले रहे हो। समझ पा रहे हो? ये माइनस है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इसलिए मैंने मान लो यहाँ पे प्लस 75 लिया है। फिर यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि अब हम ये पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे -2 के लिखा और I मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप बताना है इसके अक्रॉस में। अब अगेन यहाँ से आगे जाएंगे, जब ऐसे लूप में जाएंगे आगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो अगेन इसको माइनस ही लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे माइनस ले लिया, विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, इस लूप में आगे कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, अब डेफिनेटली अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, तो दूसरा ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, जब ये वाला करंट इसके अक्रॉस में फ्लो करेगा तो यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज क्या हो जाएगा 8K, यानी ये वाला आपका रेजिस्टेंस, उसके साथ ये I मल्टीप्लाई कर दिया, ये I है बेसिकली, डोंट कंफ्यूज, राइट। ये I इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आपके पास दो इक्वेशन होगी। ठीक है,
ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। यहाँ पे नीचे लिखा है उसको इस तरीके से आई के फॉर्म में लिखा है, मतलब 1 और 2 इक्वेशन आपके पास हो गई। अब आपको चाहिए क्या, देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आप देखोगे v और v1 और i है। i तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो v1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे i के जगह पे इसको डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही आप i के जगह पे डालोगे तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। बस सिंपल इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। यानी ओवरऑल अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समराइज़ करूँ तो चलो इस क्वेश्चन में ज़रूरत इसकी नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, सिर्फ इसको यूज़ किया यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, और यहाँ पे हमने सिंपल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया वोल्टेज ड्रॉप का। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सॉल्व कर दिया डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा 100 वोल्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में भले टफ था बट ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज ये क्वेश्चन, ओह वाओ, ये क्वेश्चन अगेन देखने से ऐसा इंसान डर ही जाएगा एक बार के लिए तो, राइट। तो इसमें क्या करना है, हमें कैपेसिटर की वैल्यू बतानी है जब करंट ज़ीरो है, राइट। अब देखो स्टूडेंट सोचते कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है जब ये वाला करंट यहाँ पे ज़ीरो है। अब सबसे पहली बात आप सोचिए या बताइए कि देखिए करंट यहाँ पे ज़ीरो कब होगा। तो पहली कंडीशन इस यहाँ पे करंट ज़ीरो कब होगा, तो पहली कंडीशन ये दिमाग में आती है ना कि मान लो कि इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज अगर सेम है तो वहाँ पे करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है इन दो पॉइंट के बीच में, सपोज इफ आई राइट ए एंड बी, राइट, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस है ही नहीं तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो समझ में आई बात। तो एक तरीका है ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। पर यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोर्स है वो तो एसी सोर्स है, आप देख पा रहे हो एसी सोर्स है। डीसी सोर्स होता तो भी थोड़ा सा आसान होता। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या डीसी सोर्स होता तो इतना झमेला होता क्या? क्योंकि डीसी सोर्स होता तो आप क्या बोल सकते थे कि सर इंडक्टर तो हो जाएगा शॉर्ट और कैपेसिटर हो जाएगा ओपन, कहानी ख़त्म। ठीक है, वो अलग लेवल पे डिस्कशन चला जाता। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हमने देखा कि देखो सोर्स एसी है, फ्रीक्वेंसी दे के रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज हम इक्वेट करें और किसी भी तरीके से वैल्यू निकालें, जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो दूसरा क्या लगा सकते हैं, सोचो दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच, लेट मी से सी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का मैं रेजिस्टेंस से एज्यूम करूं कि वो Z है और उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। क्या मतलब हुआ कि मैंने पॉइंट B और C को ओपन कर दिया, BC पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो यानी कि अगर किसी भी तरीके से मैं ये कैलकुलेट कर पाया कि यहाँ का वोल्टेज इनफाइनाइट है, ये अगर मैं बोल पाया ऐसा, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट फ्लो नहीं होगा। और इनफाइनाइट क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको ओपन कंसीडर किया, तभी करंट फ्लो नहीं होगा। तो दो कंडीशन थी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोचोगे, एक तरीका है कि वोल्टेज इक्वेट करोगे आप, कि दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज इक्वेट है, पर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो कि ठीक है करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो हो सकता है वो ओपन है, ओपन है। ठीक है, अब ओपन होने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो इम्पीडेंस है या रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। समझ आया? तो अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, यानी इसको मान लेते हैं इनफाइनाइट। समझ आ गया? ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है कि ये दोनों भाई साहब सीरीज़ में है और वो सीरीज़ इसके साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो वाला भाई साहब, ये दोनों सीरीज़ में आ गए और ये भाई साहब इसके साथ पैरेलल में है। इसको जब आपने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की और आपने इक्वेट कर दिया इनफाइनाइट से, अब आपको पता है 1/0 ही इनफाइनाइट, लाइक 1/0 इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स इस कॉन्सेप्ट को वापस हमने यूज़ किया। आप समझ पा रहे हो कि इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया और इस वजह से हमने इस डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन एकदम से सिंपल बन गया। जैसे 0 से इक्वेट कर दिया तो पता चल गया कि भाई
ये XC वाली जो वैल्यू है, JXC वाली वैल्यू, वो आ जाती है आपकी J10 और XC की वैल्यू आ जाती है 10। पर आपको पता है XC को हम ये लिख सकते हैं 1/, ये तो एकदम सिंपल सी बात है, ये तो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 1/ωc। ओके, ओमेगा की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे के रखी है, बहुत अच्छी सी बात है ये वाली, 5K रेडियन पर सेकेंड। तो आपने 5K यानी 5 × 10⁻³ लिख दिया और C की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर दी। समझ में आया? क्वेश्चन कितना सिंपल था, देखो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने किया, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये सोचा कि देखिए करंट 0 है, यानी यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल, या यहाँ का, सॉरी पोटेंशियल नहीं, इम्पीडेंस, यहाँ का इम्पीडेंस आपने इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस लेने का मतलब क्या हो गया कि आपने इसको इस इक्वेशन के साथ कर दिया, इक्वेट कर दिया, उससे वैल्यू पता चल गई इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जैसे आपको XC की वैल्यू पता चल गई, 1/ωc डाल के आपने कैलकुलेट कर लिया। समझ पा रहे हो? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस समझने की देरी थी। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।